गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर की दाब की अधिकता दूसरे बुलबुले की अपेक्षा 3 गुनी है। तो पहले बुलबुले का दाब P1, दूसरे बुलबुले का दाब मान लेते हैं P2। तो पहले की अपेक्षा 3 गुनी है तो 3P2 हो गया। चूँकि साबुन के बुलबुले का जो आंतरिक दाब या एक्सेस प्रेशर इसको बोलते हैं बाह्य दाब जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P = 4T/R। 4T/R। T हमारा तनाव होता है, टेंशन होता है, तनाव। तो 4T/R1, P1 है तो R1। देखिए तनाव हमेशा इक्वल रहता है। जब तक तनाव आपको दिया नहीं है कि इतना है, तब तक तनाव हमेशा जितना पहले बूंद पर तनाव लगता है उतना ही दूसरे बूंद पर भी तनाव लगता है। = 3 4T/R2। देखिए 4T से 4T कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, आएगा R2/R1 का मान कितना हो जाएगा 3:1। 3:1 आ जाएगा मान हमारा 3:1। पूछ रहे तब इनके आयतनों का अनुपात क्या हुआ। अगर क्वेश्चन में इनके आयतनों का अनुपात क्या हुआ तो P1 के लिए आयतन V1 तथा P2 के लिए आयतन V2 लेते हैं। P1 के लिए आयतन P1 तथा V1 के लिए आयतन V2 लेते हैं। अब चूँकि देखिए आयतन साबुन के बुलबुला गोला के आकार का होगा तो गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³। तो जो गोला का आयतन है त्रिज्या के घन के प्रोपोर्शनल है, क्यू के प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या के घन के प्रोपोर्शनल है तो ले लेते हैं। तो V1/V2 = R1/R2। यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि होल क्यू। अब R देखिए यहाँ पे देखिए R2 का मान 3 है, R1 का मान 1 है। तो R1 का मान 1, R1 का मान हम क्या ले लेते हैं V1/V2 = R1 का मान 1, R2 का मान 3। ये होल क्यू करेंगे तो क्या जाएगा V1/V2 = 1/27। 1/27, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इसलिए V1 अनुपात V2 क्या हो जाएगा हमारा V1/V2 1/27। 1/27। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा A B C। देखिए ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा 1/27। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पर इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखेंगे आगे, पर इसे साफ कर ले। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जब R त्रिज्या की एक बूंद की स्मॉल r त्रिज्या की 1000 छोटी बूंद में विभाजित किया जाता है तो पृष्ठीय ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा यदि तल का तनाव T हो। यदि तल का तनाव T हो तो पृष्ठीय ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए चलिए आपको इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी आपको दिया हो, ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पृष्ठीय ऊर्जा में जब भी परिवर्तन करेगा तो इसके लिए डेल्टा E = फॉर्मूला लिखिएगा हमेशा। पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन या डेल्टा नहीं मिलेगा तो चलिए कोई बात नहीं। पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन E = होता है 4πr² × n⁻⁴ - 1। इतना फॉर्मूला आप याद रखिएगा। n जितने बूंद की संख्या है, n = हमारा क्या हो गया बूंद की संख्या, जितना बूंद में मिलकर बना होता है। तो पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए सूत्र क्या लिखेंगे E = 4πr² n⁻⁴ - 1। अब 4πr² n
1000 का देखिए 1000 को हम 10 के पावर क्यों लिख सकते हैं और 1/3 कट के क्या आ जाएगा 10। वहीं n की जगह पर हम n की जगह पर देखिए n की जगह पर आप 1000 लिखिएगा, 1000 को क्यों कर दीजिए कट के कर दीजिए तो इनका कितना आ जाएगा 10 - 1 तो कितना है 10 - 1 से 9 हो जाएगा। तो 9 चौके 36 पाई आर स्क्वायर, तो 36 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर। अब हम तीसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन चलिए अब यहाँ से हमारा आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन आपका। थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, साफ साफ दिखाई देगा आप लोगों को। चलिए हाँ तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे परफेक्ट। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पानी की 1000 छोटी बूंदों को एकत्रित कर एन का मान कितना है 1000 छोटी बूंदों को एकत्रित कर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो दोनों स्थिति में पृष्ठीय ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो देखिए पृष्ठीय ऊर्जा En छोटी बूंदों को जो मिलाकर बनाए जाते हैं O बट्टा E, जो एक बूंद मतलब n छोटी बूंदों की ऊर्जा बटा एक बड़ी बूंद की ऊर्जा। तो En का मान होता है 1 के पावर n के पावर 1/3 इसका 1। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, हमको 1000 छोटी बूंद बनाई जाती है तो n का मान कितना आ जाएगा 10,000, क्योंकि 1000 है कट के 10 आ जाएगा। आगे पहले पीछे में बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो क्या पूछा है, पानी की छोटी बूंदें कतई बड़ी बूंद बनाई जाती है तो दोनों स्थिति में पृष्ठीय ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो पृष्ठीय ऊर्जाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 10:1। 10:1 यहाँ पे देखिए 1000 को रखिएगा, कट कीजिए 1000 को 10 के पावर क्यों लिखिएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 10:1 आ जाएगा। पहला नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन है कि यदि भी आयतन के एक बुलबुले को फूलने के लिए किया गया कार्य यहाँ पर लिख लीजिएगा W है, W छूट गया है, किया गया कार्य W है, फिर कॉमा 2 किया गया कार्य W है तथा 2 भी आयतन को फूलने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। मतलब देखिए जो भी आयतन का बुलबुला है उसके लिए किया गया W है, कॉमा कर दीजिएगा, और जब जो वह गोला जिसका आयतन 2 भी है उसको फूलने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो उसको फूलने के लिए किया गया कार्य ऐसा निकालते हैं। देखिए एक पृष्ठीय तनाव का फॉर्मूला होता है हमारा E/A, इसी से हमारा मात्रा कहता है जूल, पृष्ठीय तनाव का मात्रा कहता है जूल प्रति, ई ऊर्जा का मात्रक जूल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर, इसी से हमारा पृष्ठीय तनाव का मात्रा कहता है। और ई को ही हम क्या कहते हैं W, वर्क कहते हैं, वर्क बटा एरिया। वर्क का भी मात्रक जूल होता है, इसका तो जूल प्रति मीटर, इसका मीटर स्क्वायर होता है। तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर इसका भी दोनों का भी हमें समान है, तो यानी ये इक्वल हो जाएगा। इसको ही या तो ई लिखिए या W लिखिए, बात एक ही है, कोई बात, दोनों बात एक ही हैं। तो हमारा 10, तो हम यहाँ पे अब फाइनली क्या लिख सकते हैं, देखिए अब बता देते हैं हम आपको। तो T = हमारा W/A आ गया, तो W का वैल्यू क्या आ जाएगा T × A, T × A आ गया। और A क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। तो देखिए बुलबुले को फूलने के लिए किया गया कार्य, बुलबुला गोला का होगा तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², 4πr²। तो ऐसे वर्क हमारा r² के प्रोपोर्शनल हो गया। हमको यही रिजल्ट निकालना था। अब बस सब काम, अब आपका सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। वर्क प्रोपोर्शनल हो गए त्रिज्या के, तो हम इसके फाइनल रिजल्ट कर सकते हैं W1/W2 = R1/R2 के होल स्क्वायर। और देखिए हमारा आयतन जो होता है गोला का आयतन वो RQ के प्रोपोर्शनल होता है, गोला का आयतन RQ के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए आप यहाँ पे R1 R2 के फूलने के लिए किए गए, तो हम W1 W2 जगह पर V1 V2 कैसे पुट कर सकते हैं,
सोचिए कैसे पुट कर सकते हैं। देखिए, यदि हम क्या कर दें कि किसी तरह से R1 R2 को Q में बदल दें, तो देखिए R1 बाई R2 के होल Q का पावर हम R1 R2 के Q का पावर 2/3 कर देंगे तो हो जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा, फिर R1 R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा ये हुआ, इसको R1 Q बटा R2 Q हो गया ना, Q के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम V1 बटा V2 अगर लिखते हैं तो इसके लिखेंगे R1 बटा R2, और टोटल का Q होगा, Q हो जाएगा। तो देखिए R1 बटा R2 के जगह के होल Q की जगह हम कर सकते हैं डायरेक्ट V1 बटा V2 लिख सकते हैं ना, बस यही आपको समझाना था। तो R1 बटा R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट V1 बटा V2, यहाँ पर 2/3 है, V1 बटा V2 तो R1 बटा R2 की जगह पर। तो देखिए R1 त्रिज्या के लिए आयतन कितना था हमारा V, R2 त्रिज्या के लिए 2V है के पावर 2/3, ये कट जाएगा, पुट जाएगा। तो हमारा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 के पावर 2/3। और चलिए, और फिर पूछा हमारा क्या पूछा है कि 2V आयतन के लिए किया करे कितना होगा, मतलब W2 के लिए किया करे कितना होगा। चलिए आपको एक पेज और ले लेते हैं, समझाता हूँ। देखिए तो हमारा क्या है W1 बटा W2 का मान कितना आया है, W2 का 1/2 के पावर 2/3, ठीक है। तो इसको हम अगर इसको पलटिएगा तो ये W2 बटा W1 हो जाएगा, तो ये भी पलटेगा तो 2/1 हो जाएगा ना, ये इतना। तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पलट जाएगा, सॉरी ये भी कितना 3, तो ये भी पलटेगा ना, पावर पलट दीजिए, चाहे ये पलट दीजिए, बात तो वही था। W2 बटा W1 2 के पावर 2/3/1 इतना है ना। तो देखिए तो इस 2/3 कैसे आया होगा, देखिए ना 2 गुने 1/3 करेंगे तभी ना 2/3 आया है। तो यानी 2 इसके स्क्वायर में है और उसके गुना में 1/3 है। तो W2 बटा W1 का मान कितना आ जाएगा W2 बाई W1 का मान कितना आ जाएगा 4 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/3 माना जाएगा हमारा। तो 4 के पावर W2 बटा W1 इक्वल टू 4 के पावर 1/3 इंटू 4 के पावर 1/3 बस आया था। और W1 किसके बराबर है, दिया है हमारा V आयतन पे किए करे W है, यानी W1 को W लिखा है, तो इसलिए क्या जाएगा W2 इक्वल टू हमारा क्या जाएगा 4 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/3 इंटू W, इतना हमारा आंसर आ गया। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा आ गया, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा W2 इक्वल टू W1 4 के पावर 1/3, W1 जो W1 भी है 4 के पावर 1/3, पहला आंसर आ गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कांच की गोली किस गुण के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो कांच की गोली हो गई या कांच की गोली हो गई, और चाहे बरस को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल देखते हैं चिपक जाता है, परस से पेंट करने वाले ब्रश को बोल रहा हूँ मैं। तो ये सभी जो होते हैं वो पृष्ठनाव गुण के आधार पर ही होते हैं, काम करते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध पानी तथा साफ कांच के लिए पात्र के युग्म के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है। तो शुद्ध पानी तथा साफ कांच के पात्र के लिए स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री, दोनों जब प्योर हो, पानी भी प्योर हो और वाटर भी प्योर हो, वाटर भी प्योर हो और ग्लास से प्योर हो, तो उसके लिए स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री होता है। और यदि केवल पानी साधारण हो, साधारण पानी दिया हो तथा साफ कांच, साधारण पानी तथा साफ कांच के स्पर्श के लिए स्पर्श कोण का मान यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान कितना होता है 8 डिग्री। और यदि पारा तथा पारा दे दे एवं पारा एवं
साफ कांच के लिए स्पर्श अनुरूप कितना हो जाएगा 140 डिग्री। यदि पारा एवं साफ कांच दे तब उसके लिए स्पर्श अनुरूप कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, पारा एवं साफ कांच के लिए स्पर्श अनुरूप कितना होता है 140 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रव के मुक्त पृष्ठ का आकार अवतल हो तो स्पर्श कोण का मान होगा। तो द्रव के मुक्त पृष्ठ का आकार यदि अवतल हो तो स्पर्श कोण का मान हमारा 90 डिग्री से कम होता है। यदि द्रव के मुक्त पृष्ठ का आकार अवतल हो तो स्पर्श कोण का मान जो होता है हमारा वो 90 डिग्री से कम होता है। कैसे होता है देख लेते हैं, कैसे होता है देख लेते हैं। चलिए अभी इसके लिए थोड़ा सा स्पेस मैं ले लेता हूँ। देखिए इधर आते हैं, इधर थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेता हूँ, इसको साफ कर दूँ थोड़ा। देखिए हाँ, तो देखिए हमारा इसके लिए एक अवतल के लिए बनाते हैं एक, और एक उत्तल के लिए, दो जार बना लेते हैं हम। ये हमारे किसके लिए है, अवतल के लिए, और ये उत्तल के लिए है। ठीक है, देखिए उत्तल मतलब क्या, जिसका मुंह उठा हुआ हो। अवतल में क्या, जिसका मुंह धंसा हुआ हो, जिसका मुंह धंसा हुआ हो। तो इस अवतल में हम पानी भरेंगे, जो वाटर भरेंगे ये ऊपर की तरफ होंगे, ये सब ऊपर की तरफ होंगे, उठे हुए, और इसमें भरेंगे वो सब नीचे की तरफ होंगे, नीचे की तरफ धंसे हुए हैं। तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पे हम एक लकड़ी रख देते हैं, इसके स्पर्श करके इससे बांध कर एक लकड़ी रखेंगे। तो देखिए पानी जो नीचे की ओर है, तो लकड़ी नीचे की ओर, जाहिर सी बात है नीचे की ओर ही झुकी रहेगी, नीचे की ओर झुकी रहेगी। तो इसके एंगल ऑफ कांटेक्ट जो ये पात से सटा हुआ है और जो पानी से सटा हुआ है, इन दोनों के बीच एंगल ऑफ कांटेक्ट जो थीटा है वो किसका है, कितना है 90 डिग्री से कम है। समकोण रहता तो सीधा रहता तो 90 डिग्री, इस पे सीधा इस तरह होता तो सीधा 90 डिग्री ले लेते हैं हम इसको, और लेकिन ये नीचे तरफ झुका है तो 90 डिग्री से कम है। तो यदि द्रव के मुक्त पृष्ठ का आकार अवतल हो तो उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान 90 डिग्री से कम होता है। और यदि और यहाँ पे अब लकड़ी एक बांध देंगे तो देखिए द्रव उठा हुआ है, तो इससे ऐसे बात है ऊपर की ओर लकड़ी का मुंह होगा, और इसे जो सटा है और इसे सटा है, इसके मुंह ऊपर उठा हुआ होगा। तो इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहता है, जूलियन का नियम है। तो जूलियन का नियम क्या होता है, H प्रोपोर्शनल 1/r, ये हमारा जूलियन का नियम होता है। मतलब जूलियन ने क्या बताया था, जूलियन कहा था कि केस नली में द्रव जितना ऊंचा ऊपर चढ़ेगा वह त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब द्रव जितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी H प्रोपोर्शनल 1/r के। तो इसे हमारे व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ r क्या है क्रिस्टलिक त्रिज्या है। इससे क्वेश्चन बनने के लिए एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला आ जाता है, H1R1 = H2R2। कोई 3 दे देगा इनमें से मान, चौथा का पूछ लेगा, बना लीजिएगा आराम से। जहाँ r केस नली की त्रिज्या, h केस नली की ऊंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए कहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि साबुन के बुलबुले के लिए अतिरिक्त दाब कितना होगा। तो आगे हम शुरू में ही क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। साबुन के बुलबुले का अतिरिक्त दाब 40/r होता है, और साबुन के और पानी के बुलबुले के लिए पूछेगा अतिरिक्त दाब कितना होगा, तो 2T/r। ठीक है, 2T/r साबुन पानी के लिए, और साबुन के बुलबुले के लिए 40/r हो जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा साबुन के बुलबुले के लिए मुक्त पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो साबुन के बुलबुले के लिए मुक्त पृष्ठ की संख्या 2, और वाटर के लिए पूछेगा, वाटर के लिए तो इसके लिए मुक्त पृष्ठों की संख्या 1, ये भी याद रखिएगा। इसलिए 2 होता है इसलिए 4 हो जाएगा, और ये 1 होता है इसलिए 2 ही रहता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले के लिए अतिरिक्त दाब 40/r, और साबुन और पानी के बुलबुले का अतिरिक्त दाब 2T/r। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल भी हुआ होगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।